तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था किसानों के बारे में कि जो ये भारत में 3 किसान बिल आए हैं 2020 में अध्यादेश के ज़रिए लागू किए जा रहे हैं। इनकी क्या सच्चाई है, वास्तव में ये बिल हैं क्या? जिसकी वजह से भारत का देश किसान जो है वो सड़कों पर है। तो सबसे पहले अगर आप भी एक किसान हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपके भी समझ में आए कि हमें किसान बिल का समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके लिए कोई बिल लाया गया है, कोई अध्यादेश जारी किया गया है, तो अगर उसका मतलब ही नहीं पता है आपको तो कैसे बोलेंगे कि आप इसका मैं समर्थन करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर बोल भी देते हैं आगे चल के वो आपके लिए नुकसानदायक होता है तो इसके भी जिम्मेदार आप ही होंगे। तो आइए पहले जानते हैं किसान बिल है क्या। देखिए, जो पहला बिल है अध्यादेश के जरिए लाया गया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियमन। समझ रहे हैं? इस पहले बिल के अंतर्गत क्या कर दिया गया है। देखिए, हमारे देश में 1955 तक भंडारण ये जो नियम था ये लागू था, मतलब कि कोई भी व्यापारी कितना भी जो डेली वस्तु वाली चीजें हैं जैसे आपका तेल हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद आलू हो गया, प्याज हो गया, ये चीजें इकट्ठा रख सकता है। समझ रहे हैं? इकट्ठा करके मतलब स्टोर करके कितना भी रख सकता है। तो जब ये कोई भी व्यापारी कितना भी रख सकता है तो व्यापारी लोग पता है क्या करते हैं, एक एक राज्य का पूरा ऐसा आलू या फिर आलू आपका हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें, अनाज हो या फिर सब्जी हो, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब पूरे राज्य में नहीं बचती है वो चीज तो उसको क्या करते हैं, वो 40 रुपए 50 रुपए मतलब 10 रुपए में जो आलू किसान से लिया जाता है वो 50 रुपए में बेचा जाता है। तो ये नियम था 1955 तक। उसके बाद सरकार ने सोचा नहीं ये गलत है तो इस पर रोक लगा दी गई। समझ रहे हैं? इस पर रोक क्या लगा दी गई कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, कि आप मतलब ज़्यादा आलू आप नहीं रख सकते हैं, व्यापारी हैं तो ज़्यादा चावल भी इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। क्योंकि ये डेली मतलब यूज की चीज़ें हैं। अगर आप पूरे मतलब समझिए राज्य का कोई तेल खरीद लेगा, पूरे राज्य में तेल बचेगा ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा कि वो व्यापारी जिस रेट से तेल देगा हमें उसी रेट से खरीदना पड़ेगा। तो हम मेरे तो समझ में यही बात नहीं है, ये फिर से ये नियम लाने की सरकार को 2020 में क्या जरूरत पड़ गई। मतलब ऐसा नियम जिसके अंतर्गत व्यापारी तो अमीर बन सकता है जो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन किसान और आम आदमी सड़क पे नहीं कुएं में चला जाएगा। क्योंकि अगर पूरे राज्य का कोई एक व्यक्ति तेल खरीद लेता है या कोई एक व्यक्ति दाल खरीद लेता है, दो व्यापारी मिलकर दाल खरीद लेते हैं, तो जो 100 रुपए किलो अरहर की दाल आपको मिल रही है वो मिलेगी 500 रुपए किलो, क्योंकि उन्हीं दो लोगों के पास वो अरहर की दाल होगी। तो ऐसा सरकार व्यापारियों को छूट दे रही है। अब इसमें क्या है, और एक प्रक्रिया, ये बोल रहे हैं हम किसी के लिए ये नियम ला रहे हैं, मतलब किसान भी इसको इकट्ठा रख सकता है, आलू बोता है तो आलू इकट्ठा रख ले, जब महंगा हो रेट तब बेचे। आप ये बताइए हमको, एक किसान है जिसके घर में रहने के लिए घर नहीं है, वो 50 बोरी आलू किधर रखेगा? या फिर उसके पास 40 बोरी अगर धान हुआ है तो वो कहाँ रखेगा? उसको तो अगली फसल उगानी है, जब अगली फसल उगानी है तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा, और बेचेगा वो व्यापारी से, और व्यापारी जो है वो इकट्ठा करके रख लेगा, और इकट्ठा करके रख लेगा, उसके 2 महीने बाद वो 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो आलू देगा, प्याज देगा, और हम खरीद के खाएंगे और हम जाएंगे फिर सड़क पे। तो इसलिए ये पहला नियम जो है ये अध्यादेश मतलब जून में लाने का, ये सरकार पहले से तैयार बैठी थी। समझ रहे हैं आप? ये सरकार पहले से तैयार बैठी थी कि कोई ऐसी आपदा है जिसके हम इसमें बिल को अध्यादेश के जरिए ला दें, फिर मतलब किसान या जनता मतलब कि संघर्ष ना करे और ये सड़कों पर प्रदर्शन ना करे। ठीक है, लेकिन ये जून में कोरोना काल में ले आए, जब इसको संसद में पेश किया गया तो उसके बाद देश का किसान जो है सड़कों पर आ गया है। तो मतलब देश का किसान सड़कों पे तो आया है, लेकिन समस्या इससे आम आदमी को भी है। जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं किसान सही है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या आपके हिसाब से ये जो मतलब पहला अध्यादेश है, क्या आपके हिसाब से ये बिल सही है? मतलब कोई भी कितना भी इकट्ठा करके रख ले, मतलब व्यापारी हमारे देश में ऐसे ऐसे हैं जो पूरा खरीद सकते हैं तेल, और तेल उसके बाद चावल आलू खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो पूरा खरीद लेंगे, उसके बाद 10 रुपए में खरीदें, 2 महीने बाद 50 में देंगे, और आराम से आप खाओगे, सरकार अपना पलड़ा झाड़ के बाहर हो जाएगी। तो इसमें नुकसान है फायदा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है, ये मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा अधिनियम। ये समझ रहे हैं? ये एक नियम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे आप खेती करते हैं, ठीक है,
ये आपका खेत है, ये आपके पड़ोसी का खेत है, ये आपके दोस्त का खेत है, उसके बाद ये दूसरे पड़ोसी का खेत है, ये मतलब ये आपके गांव के इतने खेत हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी आएगी, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटानिया की कंपनी है, ठीक है। ब्रिटानिया को बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो गेहूं जो बनाने के लिए वो आएगा, तो वो आप सभी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस जो ये नियम है, दूसरा नियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सरकार ये जो नियम लाई है इसमें नया क्या लाया है। मतलब ये नियम पहले जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2012 में, तब भी ऐसा होता था पंजाब के कई क्षेत्रों में। लेकिन अब नया इसमें क्या है ये देखते हैं। देखिए ये अब 10 लोगों के खेत हैं, ठीक है। 10 लोगों के खेत है, तो जो कंपनी है वो आएगी सीधा सा आपसे बोलेगी आप 10 लोग इसमें आलू ना बो के गेहूं केवल बोएंगे, समझ रहे हैं। और इसमें एक नियम क्या है कि इसमें जो फार्मिंग मतलब प्राइस बिफोर फार्मिंग है। प्राइस बिफोर फार्मिंग का मतलब होता है कि आपको जो आप खेती करेंगे, खेती के पहले आपका जो रेट होगा गेहूं को वो निर्धारित कर दिया जाएगा। कि मतलब अगर आपका जो गेहूं बो रहे हैं उतनी समय गेहूं 30 रुपए किलो है, तो वो जो कंपनी है वो आपको बोलेगी कि आप कितने रुपए किलो चाहते हैं गेहूं का। तो मतलब वो आप बोलोगे 30 रुपए किलो, तो वो बोलेगी, सबसे बोलेगी, क्योंकि कोई कंपनी होती है। अब आप बताइए ब्रिटानिया का बिस्किट ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा शहर है जहां पर नहीं है, गली गली में बिकता है ना। तो उसको ज्यादा गेहूं की मात्रा में चाहिए, और जो कंपनी होती है वो दो दो चार चार 10 10 20 20 गांव के कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ये कानून लाया गया है। तो ये कि ना कानून थोड़ा किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। तो सुधार क्या सुधार है देखिए। अब जैसे 20 लोग से कंपनी बोलेगी कि भैया आप 20 लोग गेहूं बोएंगे, और 30 रुपए किलो में गेहूं खरीदूंगा जब तैयार हो जाएगा। अब 25 में खरीदा है तो किसान सोचता है, क्योंकि जब बोते हैं हम फसल कोई भी तो उतनी समय महंगी रहती है, जब हमारी फसल तैयार होती है तो फसल सस्ती हो जाती है। तो ये किसान के लिए एक फायदेमंद है, फायदेमंद ऑप्शन है दूसरा कानून। लेकिन इसमें क्या और क्या क्या है नियम, देखिए इसके अंतर्गत क्या इन्होंने रख दिया है कि जो इसका वो निर्धारण होगा, मतलब जो एग्रीमेंट होगा, समझ रहे हैं, जो कंपनी और किसान के बीच एग्रीमेंट होगा कि आप अभी गेहूं बोएंगे, जब गेहूं आपका तैयार हो जाएगा तो मैं 30 रुपए किलो खरीदूंगा। तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो कंपनी वाला 30 रुपए में खरीदेगा। मतलब वो पहले बोआ देगा, उसके बाद नहीं भी खरीद सकता है। तो इसकी जो कंपनी का एग्रीमेंट है वो व्यापारी के मतलब कि अधिकारी जो मंडी के हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, कि मंडी के जो अधिकारी हैं तो वो करेंगे इसका एग्रीमेंट किसान और कंपनी के बीच। तो आप अपने हिसाब से बताइए, किसान की सुनिएगा एक अधिकारी या फिर व्यापारी की। आप अच्छे से समझदार हैं कि जो मंडी का अधिकारी है वो कितने परसेंट किसान की सुनता है और कितने परसेंट व्यापारी का सुनता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि इसमें इसके अंतर्गत ये लाया गया है। और उसके बाद जो एग्रीमेंट है वो अधिकारी के रूप में बता दिया गया है कि अधिकारी इसका एग्रीमेंट करेंगे। ये अधिकारी ना करके गांव के प्रधान या मुखिया के ऊपर अगर ये एग्रीमेंट होता तो इससे क्या फायदा होता, या फिर इससे ये फायदा होता कि जो हमारे गांव के मुखिया होते वो उनको उनका भी गेहूं बिकना रहता है, तो वो जो गांव के लोग हैं उनकी सुनते हैं मुखिया, ठीक है। वो कंपनी जो थी उस पे जो एग्रीमेंट करते तो वो सोच समझ के करते। मान लीजिए कि आप फिर 30 रुपए किलो गेहूं से आप खरीदने का वादा कर लिया अपनी कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने आपसे 30 रुपए किलो गेहूं खरीदने का वादा कर लिया। अब जब आप गेहूं तैयार हुआ आपका तो कंपनी ना आई, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। कंपनी ना आई, या फिर 30 रुपए किलो गेहूं की जगह 50 रुपए किलो गेहूं हो गया, और किसान क्या करेगा, कंपनी को छोड़ के फिर वो बाजार में ले जाके फुटकर बेचना चालू कर देगा, क्योंकि उसको पता है मेरा एग्रीमेंट 30 रुपए किलो हुआ है और ये अभी गेहूं को जो है वो 50 रुपए किलो हो गया है। तो उसमें क्या हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट, तो वो जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो देखेंगे कि व्यापारी का क्या फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं। और जब आपके गांव का प्रधान या मुखिया अगर वो एग्रीमेंट करेगा तो वो किसानों से बात करेगा, क्योंकि अगले पंचवर्षीय चुनाव में फिर तो उसको वोट लेना है, तो समझ रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट जो है ये अधिकारी से ना होकर अगर मुखिया या प्रधान से होता है तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होता है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अगर ये जो एग्रीमेंट है, कृषि में ये भी हो सकता है कि अगर आप मतलब कानून
ये 25 रुपए में गेहूं आपसे बोला है कंपनी ने कि 25 में मैं खरीदूंगा, या फिर आलू की कंपनी है कोई जो चिप्स कुरकुरे लेस बनाती है, तो आज तो आपको पता है कि मतलब देश के हर कोने कोने तक चिप्स लेस कुरकुरे बिकता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो अगर लिया है किसी उसने कंपनी ने कि हमारे लिए 10 बीघे में आप 10 एकड़ में 10 गाँव में केवल आलू का काम करोगे, मतलब आलू मेरे लिए उगाओगे, मैं 30 रुपए किलो आलू खरीदूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर आलू उस समय 20 रुपए में है और कंपनी भाग गई कि हम नहीं खरीदेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उसके जिम्मेदार जो एग्रीमेंट यहाँ पर अधिकारियों को बनाया जा रहा है, अधिकारी का तबादला हो जाएगा, तो मरेगा बीच में किसान बेचारा। तो इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, लेकिन ये कानून थोड़ा अच्छा है। अब तीसरा कानून क्या है? कृषि कानून। इसमें देखिए कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। एक्चुअली ये जो है वो मतलब मार्केटिंग से इसका तात्पर्य है, समझ रहे हैं? इसका जो है बेचने से, मतलब जो भी किसान अपनी उपज तैयार करता है उसको बेचने से, इसका मकसद बेचने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें क्या क्या नियम है देखिए। पहली बात, जो किसान है वो अभी तक अपने राज्य में बेचा करते थे या फिर बाहर ले जाके कहीं भी, इसमें इसके अंतर्गत ये बोल दिया गया कि ऑल इंडिया में बेच सकते हो आप, मतलब जो भी फसल तैयार करते हो वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी बेच सकते हो आप। तो इसमें मुझे तो ये समझ में नहीं है कि सरकार ने नया क्या ला दिया, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये अधिकार है कि हम कहीं पर भी बेच सकते हैं अपनी फसल, समझ रहे हैं? हालांकि थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन तो बेच तो सकते हैं ना हम कहीं भी। अगर उत्तर प्रदेश के कोने पे हम कहीं पर एकदम बॉर्डर पे हैं, तो वो फसल हम बिहार में ले जाके बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दारू थोड़ो ना सरकार बिहार में जो बैन है उसको नहीं बेचने देगी। उसके बाद इसमें क्या दिखाया गया है कि जो मंडी में गल्ला बिकता है वो मंडी में मतलब बहुत कम परसेंट में, मतलब 6 से 7% में बिकता है, बाकी सब बिचौलिया खा जाते हैं, समझ रहे हैं? जो बीच के व्यापारी होते हैं वो खा जाते हैं। किसानों का जो मतलब अभी तक किसानों के जो फसल के जो मूल्य मिलता था वो नहीं दे पाती थी सरकार, क्योंकि उसके बीच के व्यापारी खा जाते थे। तो इस बिल के तहत वो किसानों को उनका मतलब मूल्य देंगे। तो अब इसमें नया क्या है? आप किसान हैं, आप बताइए, क्या आपने कभी कितने मतलब गांव में अगर 100 आदमी का घर है गांव में, तो उसमें क्या होता है, मुश्किल से 2 या 3 व्यक्ति जो होता है, या 4 व्यक्ति मंडी में गल्ला ले जाता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि मंडी होता क्या है। तो इसमें पता नहीं सरकार ने क्या नया ला दिया। तो मतलब ये चीज है कि मंडी में आप ले जाएंगे तो उसका आपको मूल्य मिलेगा। अब इसमें जब व्यापारी को यहाँ हम दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे, तो मंडी ले जाने का ऑप्शन ही नहीं आता, तो तीसरा बिल लाने की क्या जरूरत है? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हो गई, प्राइस बिफोर फार्मिंग मिलने लगा, मतलब किसी व्यक्ति को खेत बोते समय उसका तय कर दिया गया कि हम आपका गेहूं 30 रुपए लेंगे, तो ई सिस्टम से थोड़ा कहाँ से आएगा, ई कहाँ से आएगा, ये तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब कि ऑल इंडिया में आप गेहूं बेचेंगे या फिर आलू बेचेंगे? जब भैया मैं दूसरे बिल में आपको ये समझा रहा हूँ कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो चुका है, कि एक कंपनी आई है, उसने 10 गांव के लोगों से कह दिया तुम मेरे लिए आलू बनाओगे। मान लीजिए कुरकुरे की कंपनी आई है और उसने 10 गांव में बोल दिया कि आप मेरे लिए आलू उगाओगे, मैं आपका आलू खरीदूंगा 50 रुपए किलो। तो उसके बाद मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी को मुझे देना है, मैंने एग्रीमेंट किया है। तो इस बिल की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए कुछ लोग नहीं ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल इंडिया बेचने वाला, ये तो पहले से सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद मंडी में जो 6 से 7% गेहूं या अनाज जाता था, जब भैया हम सब यहीं दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, तो मंडी का तो झमेले खत्म हो जाएगा। और मंडी में जो एनएसएसओ जो एक संस्था थी, उसको इसलिए हटा दिया गया है, उसको एकदम से उसका काम है खत्म कर दिए हैं। उसका काम क्यों खत्म कर दिए? क्योंकि वो बेरोजगारी तय करता है। मतलब सरकार एकदम से बाहर जाना चाहती है कि हम ये बताएंगे कि भारत में मतलब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, क्योंकि जब बेरोजगारी का आंकड़ा देने वाली कंपनी है या संगठन नहीं होगा, तो आप कहाँ से देंगे आंकड़े? तो समझ रहे हैं, इस बिल के अंतर्गत सरकार भी अपना पलड़ा झाड़ रही है। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि बिना संशोधन की ही बिल खराब है। तो और ये बिल तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप किसान है तो आप जान ही रहे हैं कि जब गांव में केवल एक दुकान होती है, वो 36 रुपए किलो चीनी लाता है, तो 42 में देता है, तो हम ले लेते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या रहता है कि अगर वो नहीं दे रहा है मतलब 36 में, तो हम चौराहे पे जाएंगे या अपने नजदीकी बड़ी दुकान पे जाएंगे, तो वहां पर हमें 36 में मिल जाएगी। लेकिन अब जब आप सोचिए पूरे राज्य का चीनी जो होगा, वो एक ही व्यक्ति खरीद के रख लेगा, एक ही व्यापारी कर लेगा, और पुलिस उसके पास जाएगी तो वो ये बिल उठा के दिखा देगा कि देखो सरकार ने बिल पारित किया। हाँ, दो समय में ये नहीं कर सकते हैं, एक युद्ध के समय में, एक आपदा के समय में।
तो इतनी समय ना तो पाकिस्तान चाइना का युद्ध चल रहा है और कोरोना के बाद ना तो कोई आपदा है, तो पुलिस को सीधा सीधा चिट दिखा देगा कि सरकार ने हमें इस बिल के अंतर्गत ये अधिकार दिया है कि हम कितना भी कोई भी सामान भर के रख सकते हैं। तो उसके बाद जो चीनी से सूरज 36 में रहेगा ना, वो 50 रुपए किलो देगा। 50 रुपए किलो देगा तो आदमी आराम से खाएगा। और इधर एनएसएसओ हटा ही दिया गया है सरकार के द्वारा, तो आपकी बेरोजगारी भी नहीं बताई जाएगी। तो आप तीनों बिल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा ये आपको।